क्या यार, बंदा शादी का ड्रेस तो खुद सेलेक्ट करे, मगर इरहा बीबी तो सुबहान अल्लाह, सारे जहान से निराले काम है उसके। और मुराद भाई जाने किन कामों में उलझे हुए, ज़रा फिक्र नहीं दोनों को। फरवा और माहिमा शॉपिंग के साथ दिल की भड़ास भी निकाल रही थी। एहान ने अपनी सारी सैलरी काजिम शाह के हाथ पर ला कर रखी कि वो आज यहाँ उनकी वजह से ही था। काजिम शाह ने भी फ़ख्र से वो रकम अपने पास रखी कि उनका बेटा आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। ये उनके बच्चे की मेहनत की पहली कमाई थी। फिर फर्दन फर्दन एहान हवेली में सबके लिए भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लाया था। अब भी वो बीजान के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहता था। उसने अपना कार्ड फरवा को थमाया कि वो लोग बीजान के लिए कोई कपड़े और शॉल्स वगैरह ले ले। क्या ये ऑफ़र सिर्फ बीजान के लिए है? फरवा ने उसे छेड़ा। बिल्कुल भी नहीं, आप लोग भी जो दिल करे ले लें। एहान ने खुशदिली से इजाज़त दी। भाई, इन सब को भी ले दूं? फरवा ने मज़ीद पूछा। माहिमा ने उसे घूरा। बुरी बात फरवा, यूँ मुंह फाड़ कर कहते हैं भला? लो, वो कौन सा गैर है? भाई हैं हमारे, फिर क्या हुआ? चलो तुम लोगों को शॉपिंग करवाऊँ। फरवा ने सखावत का मुजाहिरा करते हुए कहा। हम ले चुके हैं सब, तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो और जल्दी करो। एहान को कोई फ़ोन आया था, इसलिए वो वहाँ से पहले ही जा चुका था। यार, भाई का कार्ड तो मेरे पास ही रह गया, चलो घर जाके वापस कर दूंगी। ऐसा करो महिमा, अपने पर्स में डाल लो, मुझसे कहीं गुम ना हो जाए। शाम के साए ढल रहे थे जब वो लोग फार्म हाउस पहुंचे। अरमान पहले ही वहाँ मौजूद था। डिनर के बाद सब लोग लाउंज में धमा चौकड़ी मचाए हुए थे। जब भी मुराद भी वहाँ चला आया। आइए, आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में? अरमान ने उसे देखते ही हाँक लगाई। सब इधर, खैरियत तो है? वो हैरान हुआ। जी, हम सब शॉपिंग के लिए आए थे ज़ारून भाई के साथ। फरवा ने उसे पकड़कर साथ बिठाया। कैसे दुल्हा दुल्हन है आप लोग? मतलब कोई खुशी ही नहीं शादी की? ना वो मोहतरमा साथ आई और ना आपका कोई अता पता। खैर है ना सब आप दोनों को? मुराद के आते ही क्लास लग गई थी उसकी। मुराद ने सर दाह भरी। वो जो आज़ादी की मुतवाली थी, शॉपिंग की शदाई थी, आज वही साथ नहीं आई थी। भला वो क्यों आने लगी साथ? कौन सा खुशी से कर रही थी वो ये शादी? उसकी खुशी तो किसी और में थी। मुराद तो उसे कभी पसंद ही ना था। वही जाने कैसे उस बेमहर से दिल लगा बैठा था। दिल में टीस उठी थी। उसने तो कभी एक नज़र भी खयानत नहीं की थी। जब वो दिल को जची तो उसने अपने दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए मुकफ्फल कर दिया। किसी और के लिए तो कोई गुंजाइश ही ना थी उसके दिल में। मगर उसने क्या किया? मेरे नाम से मंसूब होते हुए भी एक गैर लड़के को मेरे सामने मेरे मुकाबिल ला खड़ा किया। किसी और को दिल में बसा लिया, किसी और के साथ के ख्वाब सजा लिए। इरहा शाह, आपने अच्छा नहीं किया ये। आपने मुझे ऐसा दर्द दिया है, ऐसा ज़ख्म दिया है जो शायद कभी मुंतमिल ना हो सके। सारी ज़िंदगी नासूर बनकर रिश्ता रहेगा और अब मज़ीद बुरा कर रही हैं खामोश रहकर। सोचों का लामुतनाही सिलसिला फिर शुरू हो चुका था। आप तो शायद ख्यालों में ही इरहा के पास पहुंच गए। अरमान ने छेड़ा। आप लोग बैठे, मैं अब रेस्ट करूंगा। वो शिकस्ता कदमों से अपने कमरे की जानिब चल दिया। लो जी, दुल्हे मियाँ फिर चल दिया। हमारा तो हिसाब है जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरमान मुंह भिसोर कर रह गया। एहान को ज़ारून पहले ही बता चुका था कि वो लोग रात फार्म हाउस पर ही रुकेंगे, इसलिए वो अपने दिल को मज़ीद इम्तहान में डालने की बजाय हवेली वापस आ गया। वो जानता था अगर वो फार्म हाउस गया तो उस रगे जहाँ से सामना होगा, लाजमी होगा। वो थकने लगा था अब अपने जज्बों को दबाते दबाते और अपने दिल की दुहाइयों को नज़रअंदाज करते करते। 4 साल उसने जिला वतनी काटी कि शायद ये दूरी कुछ कारामद साबित हो, मगर वापस आते ही फिर से दिल के ज़ख्म हरे हो गए थे। हालांकि वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हवेली से बाहर रहे, मगर एक सरसरी सामना सामना भी उसे अजियत की इंतहाओं पर ले जाता था। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हैं माहिमा, और फिर मैंने आपके ख्वाबों ख्यालों को ही अपना आखिरी सहारा बना लिया। ना आपसे पहले कोई नज़र को अच्छी लगी और ना आपके बाद मैंने किसी से दिल लगाया। मैं कभी आपको भुला नहीं सकूँगा, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मगर एक चीज़ जो मेरे बस में थी वो मैंने की। मैंने आपको यहाँ दफनाया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। हर रात की तरह वो आंखें बंद किए वो तसव्वुर में माहिमा से महफ़िल गुफ्तगू था। कितने ही शफ़ाफ मोती तकिए में जज्ब हुए। कहीं खाली आँख की गोद में, कहीं रत जगे हैं पड़े हुए, कहीं अहद माज़ी की राह पर कोई याद सी कहीं खो गई, कहीं ख्वाबज़ारों के दरमियान मुझे ज़िंदगी ने बसर किया। मेरे माहो साल की गोद में ना विसाल का कोई चाँद है, कोई आस है, ना उम्मीद है, ना किसी सितारे का साथ है। क्या क्या शॉपिंग की फिर? उष्णा जो अपने ध्यान में बैठी हुई थी मीर शाह की आवाज़ पर उछली।
क्या मैं इतनी भयानक हूँ कि आप मुझे देखकर यूं डर जाती हैं? उसने बराह रास्त उष्णा की आंखों में देखते पूछा। नहीं, वो उसकी कुर्बत से घबराती बमुश्किल सी बोल पाई। वो आराम से उसके साथ सोफे पर टिक गया। उष्णा लरजती टांगों से खुद को घसीट कर कबर्ड से शॉपिंग बैग्स उठा लाई, क्योंकि फिलहाल ये एक अच्छा बहाना था उसका ध्यान बटाने को। हालांकि वो तो कमरे से ही भाग जाना चाहती थी, मगर मीरशाह की मौजूदगी में ये मुमकिन ना था। वो एक एक करके उसे चीज़ें दिखाने लगी। हाथों की लर्जिश वाज़ेह थी। वो मुसलसल उसे नज़रों के हिसार में लिए हुए वारफ्तगी से देख रहा था। आप मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे? उष्णा रूहान सी होते बोली। तो किसे देखूं? बरजस्ता जवाब आया। चीज़ें देखें ना। वो अब तकरीबन रोने को थी। चीज़ों को क्या देखूं? फिलहाल तो ये आम सी हैं बिल्कुल। हाँ, अगर आप इनमें से कुछ पहन कर दिखाएं तो मैं आपको तफसील से बता सकता हूँ कि ये कैसी हैं। वही गंभीर आंच देते हुए लहजे में बोला था वो, जबकि वो अपनी बुरी तरह मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश में ही हलकान हो रही थी। वो हवेली से बाहर होता, वो बेचैन हो जाती, और जब वो पास होता तो वो उसकी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाथ पांव फूलने लगते थे उसके, दुआएं धड़कनें दगा दे जाती थी। मीर उसकी मुश्किल आसान करते उठकर फ्रेश होने चला गया। उष्णा ने कब से रुका सांस बहाल किया, जल्दी से सब कुछ समेटकर बैग्स में डाला और एक एक करके कबर्ड में रखने लगी। साथ साथ कमरे से फरार होने का बहाना ढूंढने की तगोदो में थी। जब भी वो बिल्कुल उसके पीछे आ खड़ा हुआ, उष्णा का दिल बंद होने को था। जिस्म में सनसनाहट सी होने लगी। वो अगर ज़रा सा पीछे होती तो यकीनन उसके सीने से जा टकराती। मीर ने हाथ आगे बढ़ाया तो वो ज़ोर से आंखें मीच गई। मीर शाह ने मुस्कुराते हुए टी शर्ट उठाई। उसे यकीन था अगर वो यूं उसे शर्टलेस देख लेती तो एक मिनट से पहले बेहोश हो जाती। वो शर्ट पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था, जबकि वो अभी तक वहीं फ्रीज हुई खड़ी थी। थक जाएंगी यूं खड़े खड़े, बस कर दें अब। मेरे ख्याल में चीज़ें रखी जा चुकी हैं अब। उसने अपने ऊपर स्प्रे करते हुए उष्णा को होश दिलाया। जिज्जी वो शर्मिंदा होती अलमारी बंद करते वापस पलटी। लेट जाएं आकर। मीर ने अपने बाजू के घेरे में उसे लिया। खुशबुओं का एक रीला सा उमड़ आया था मीर शाह की कुर्बत, और उसके वजूद से उठती दिल फरेब खुशबू उसके हवास मुअत्तल कर रही थी। उष्णा के लिए एक कदम भी उठाना मुश्किल था। मीर शाह जानता था वो यूं ही उसके करीब आने पर हवास बाख्ता हो जाया करती थी, इसलिए उसने बिना वक्त ज़ाया किए झुककर उसे अपने बाजुओं में उठाया। वो कांपती उसकी शर्ट को मजबूती से थाम गई। आंखें अब भी मीची हुई थी। उसने नरमी से उसे बेड पर लेटा दिया और कंफर्टर उस पर दरुस्त करते उस पर झुका। अगर आप यूं ही करती रहीं तो मीर शाह के पागल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उष्णा को लगा उसकी गर्म सांसों से उसका चेहरा झुलस जाएगा। वो हया से टूटती मुंह तकिए में छुपा गई। तो आज शायद उसकी जान निकालने का इरादा लिए हुआ था वो। उफ, कैसे रोकूं इन्हें? वो बेबसी से कोई तरकीब सोचने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उसकी इस कदर नज़दीकी उसे कहाँ किसी काबिल छोड़ती थी। मुझे नींद आ रही है। बिलाखिर वो मिनमिनाई थी। सो जाएं। उसने शाने उचकाए। या अल्लाह, क्या करूं? ये सो क्यों नहीं रहे? आप मेरी तरफ नहीं देखें। क्यों? इस पाबंदी की कोई ख़ास वजह? मीर ने आईब्राउ उचकाए। बस नहीं देखे ना। उसने मुंह बनाया। कोई तो वजह होगी ना इतनी सख्त किस्म की पाबंदी लगाने की। मीर को उसे सताने में मज़ा आ रहा था। बस नहीं देखे ना, मुझे फिर सांस ठीक नहीं आती। उष्णा ने उसे पीछे हटते ना देखकर नाचार अपनी मजबूरी बताई। मीर ने बेख्तियार कहकहा लगाया। उष्णा को हैरत हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था। बहुत ज़रूरी होता तो शायद मुस्कुरा देता था, मगर यूं हंसते उसने मीर शाह को पहले कभी नहीं देखा था। ना करें मेरी जान, ना करें। आपकी ये मासूमियत मार डालेगी मीर शाह को। अल्लाह ना करे। उष्णा ने ज़ेरे लब कहा। मीर शाह ने झुककर उसके माथे पर एक मोहब्बत की मोहर साफ की, फिर मज़ीद उसे सताने का इरादा मुलतवी करता दूसरी साइड आकर लेटा और उसे खींचकर अपने हिसार में लिया। चले बस अब सो जाएं आप, इससे पहले कि मैं दूसरे तरीके से आपको सुलाऊं। वो मायने खेज सा बोला तो धड़कनों की धक धक से उष्णा का दिल उसे अपने सीने में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। हेलो सर, आपसे कोई मोहतरमा मिलने आई है। मोहतरमा कौन है और किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? तुमने पूछा उनका मसला? एहान को ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि ख़वातीन भी उसके पास किसी न किसी काम के लिए आती रहती थी अक्सर, जो काम कानून के दायरे में आते थे उनके सिलसिले में। सर, कोई लाइबा मैडम है, वो कह रही हैं कि उन्हें दिल का मसला है। व्हाट? एहान ने हैरत से ईयरपीस कान से हटाया। सर, वो तो यही बता रही हैं। पीए की आवाज़ एक बार फिर उभरी। यासिर, उन्हें बताओ कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं, बल्कि ऐसा करो, अगर वो लड़की ज़रूरतमंद खातून है तो तुम उनको अरमान के हॉस्पिटल रेफ़र कर दो। उन्हें बोलो वहाँ उनका इलाज बिल्कुल फ्री होगा।
ओके सर। एहान ने फिर से फाइल रीड करना शुरू की कि फिर से बेल हुई। सर वो पहले आपसे मिलना चाहती हैं। ओके भेज दो अंदर उन्हें। ओके सर। कुछ ही सेकंड्स के बाद डोर नॉक हुआ। कम इन। उसने फाइल में सर दिए, अंदर आने की इजाज़त दी उसे। हेलो एहान साहब, थैंक गॉड आपने मुझे अंदर आने का परमिशन तो दिया। ओफ बाय गॉड, मैंने कभी किसी का इतना इंतज़ार नहीं किया। लाइबा दोस्ताना अंदाज में बोलती धप से सोफे पर आ बैठी। एहान ने एक नज़र उसे देखा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ उसके ऑफिस आन पहुँचेगी, और उसके बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि ये शॉपिंग मॉल वाली लाइबा होगी। यहाँ तशरीफ़ आवरी किस लिए हुई? एहान ने संजीदा से अंदाज में पूछा, लेकिन एक के बाद दूसरी नज़र नहीं डाली उस पर। दूसरी तरफ लाइबा ने उस पर से नज़र हटाई नहीं थी। बताया तो था आपके पीए को, उसने एक अदा से बाल झटके। और मेरे पीए ने आपको अस्पताल का रास्ता भी बताया होगा। बेहतर है वहाँ तशरीफ़ ले जाइए, इस दिल का इलाज सिर्फ आपके पास है। वो सोफे से उठकर टेबल तक चली आई। एहान ने उसकी बात को अनसुना किया और फाइल पर ध्यान दी। शादी करनी है आपसे, वो उसके सामने नशित संभालते आराम से बोली। एहान अशश कर उठा था उसकी दीदा दलेरी पर। एहान आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो टेबल पर हाथ रख के उसे मुतवज्जो करते हुए बोली। मैं गैर ज़रूरी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर बंदे को पता हो कि उसको इग्नोर किया जा रहा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट का तकाजा है कि वो इंसान वो जगह छोड़ दे। मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होती है एहान, वरना लाइबा रिजवी और यूं किसी के पीछे ख्वार हो, नामुमकिन। मोहब्बत तो मिस रिजवी क्या है मोहब्बत आपकी नज़र में? एहान मुझे फ़लसफ़े नहीं आते, बस मुझे नहीं पता क्या है और क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब से आपको देखा है एक पल चैन नहीं, अजीब सी कैफियत है। मुझसे शादी कर लो बस, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। वेरी नाइस एंड वेरी इम्प्रेसिव, एहान ने तंज किया। एहान प्लीज़, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, मैं सीरियस हूँ। आप मेरी बात पर गौर करें तो बेहतर होगा। अगर ना करूँ तो क्या होगा? मुझे आपको जैसे भी हासिल करना पड़ा मैं करूँगी। आप मुझे मेरे ही ऑफिस में बैठकर धमकी दे रही हैं। ये धमकी नहीं है, मैं कर गुजरूँगी, वो अटल लहजे में बोली। ये सिर्फ वादी ये सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, ख़त्म हो जाएगी कुछ दिनों तक। आपको मेरी मोहब्बत वक्ती अट्रैक्शन लग रही है तो बहुत बड़ी भूल है ये आपकी। मोहब्बत के मामले में मुझसे भूल नहीं हो सकती। बरसों से इस राह का मुसाफिर हूँ मैं, सारे उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, सब रंगों से वाकिफ़ हूँ मैं। बहुत से राजों से आगाही है मुझे। धुंध में लिपटी हुई शामें और यकबस्ता लंबी काली रातें एक नाम का जाप काटते हुए गुजारी हैं मैंने। तपती जलती और बहुत ही खारदार राहें हैं इसकी, जो एक बार पैर धर दे तो बस फिर लब सिए चलना पड़ता है। कहाँ जाके मंजिल मिलेगी कुछ इल्म नहीं होता, और बहुत से राही तो उम्रें गुजार देते हैं इन रास्तों पर चलते चलते। फिर एक वक्त आता है कि वो मंजिल की तलब ही छोड़ देते हैं और राहों से ही दिल लगा लेते हैं। वहीं पे कहीं अपना एक जहान बसा लेते हैं। वो जाने कहाँ पहुँच गया था। उसके अल्फाज, उसके लहजे से छलकता कुर्ब लाइबा को चौंका गया। क्या आपने भी किसी से? वो फिक्रा मुकम्मल नहीं कर पाई। हाँ, मैं भी इस मर्ज़ की लपेट में हूँ कई सालों से। कौन थी वो, कहाँ गई और छोड़ा क्यों? लाइबा तो जैसे शौक में थी नहीं, है। कौन है? यूँ समझ लो कि एहान आसिफ के जीने की वजह है। उसके ख्याल ही अब तक साथ लिए फिर रहा हूँ, और छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दूँगा तो खाली हाथ हो जाऊँगा। तो क्या उसने? नहीं, उसे तो इल्म भी नहीं। दरअसल मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से मुख्तलिफ है। तुम मुझे हासिल करने को कुछ भी कर सकती हो, और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वापस लौट जाएं, मैं आपकी दुनिया का बंदा नहीं हूँ। एहान ने फिर भी एहान, मैं फिर भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो बज़िद थी। मैं किसी भी लड़की को एक के बाद दूसरी नज़र नहीं देखता, और आप मुझसे शादी की डिमांड कर रही हैं, सब जान कर भी। ये बात करना बहुत बचकाना है। एक ही बार बताऊंगा और एक ही बार में समझ जाना कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी लड़की के लिए कोई जगह नहीं, मेरे इख्तियार में ही नहीं है। तुमसे पहले भी बहुत सी आई और नामुराद लौट गई। अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। बाबा क्या है इस शीशी में? वो जो अभी फ्री हुई थी, ज़ारून के कमरे में आते ही उसने पहले अपने बाप को फ़ोन मिलाया था। फिक्र ना करो, बेहोशी की दवा है इसमें। ये तुम किसी तरह ज़ारून को किसी चीज़ में मिला कर दे देना, थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाएगा और तुम किसी तरह वहाँ से निकल आना नज़र बचा के। मैं तुम्हें हवेली से थोड़ा दूर मिलूँगा और फिर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगा जब तक खुला नहीं मिल जाती।
तुम इस शहर में नहीं रहोगी, फिर बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मगर बाबा, क्या ये ठीक होगा? वो तज़बज़ब का शिकार हुई। यही वाहिद तरीका है बेटा, अगर वो सीढ़ी मिल जाती है तो ये सब नहीं करना पड़ता, मगर अब ये करना पड़ेगा, वरना अगर वलीमा हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम उसकी बीवी हो। फिर क्या करोगी? घर भरा होगा मेहमानों से, तुम्हें निकलने में आसानी होगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ रही हो ना? जी बाबा, लेकिन बाबा, क्या हम ये सब पहले नहीं कर सकते? नहीं, अगर ऐसा किया तो वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा। अगर हम ऐन मौके पर करेंगे तो उसकी बहुत इंसल्ट होगी कि उसकी बीवी घर से भाग गई है। वो मारे शर्मिंदगी के तुम्हें खुद ही छोड़ देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा हैं ना तुम्हारे साथ, बस अब बेफिक्र हो जाओ। ओके बाबा, फिर बात होगी। ज़ारून के आते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। इधर आओ, कुछ बात करनी है। उसने हुरिया को हाथ पकड़कर सोफे पर साथ बिठाया। हुरिया ने नामहसूस तरीके से उसके हाथ से हाथ छुड़वा लिया। हुरिया, मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है मैंने, क्योंकि जो भी था, खैर तुम इस सब का हिस्सा नहीं थी, मगर मैंने हसन शाह को झुकाने के लिए तुम्हें बीच में घसीटा, जो कि सरासर गलत था। मगर इस सब के बावजूद मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी निस्वानियत को मजरूह करता। निकाह किया, बेशक मेरा तरीका गलत था, मैं मानता हूँ, मगर निकाह के बाद भी मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, तुम्हारे वक़ार को ठेस नहीं पहुँचाई। मगर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गलती तो खैर की है मैंने, और मैं मानता भी हूँ उसको। प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ, मैंने आज तक मोहब्बत वहब्बत तो की नहीं किसी से भी, मगर तुम अच्छी ज़रूर लगने लगी हो। शायद यह हमारे दरमियान बन चुके रिश्ते का एजाज़ है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल होने लगा है। तुम्हारे ख्यालात मेरे बारे में यकीनन अच्छे नहीं होंगे, मगर मैं हर चीज़ को पसे पुश डालकर तुम्हारे साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू करना चाहता हूँ। अगर हम एक दूसरे को चांस दें तो यकीनन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं आपसे पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। वो बोल रहा था और हुरिया का दिल उसके लहजे की सच्चाई पर ईमान ला रहा था। उसे खुद आदत सी होती चली जा रही थी उसकी। जब वो ड्यूटी की वजह से कभी लेट घर आता तो हुरिया का कमरा काट खाने को दौड़ता था उसे। सबके साथ बहुत घुल मिल गई थी। वो सब बहुत अच्छे ख्याल रखने वाले लोग थे, मगर जब भी वो सबसे मिलकर बैठते तो वो ज़ारून की कमी महसूस करने लगती, और जूँ ही वो पास आकर बैठता तो जाने क्यों हुरिया को अपना आप मुकम्मल लगने लगता, जैसे वो उसके वजूद का कोई खोया हुआ हिस्सा हो। वो बुरी तरह आदी हो रही थी उसकी। उसके साथ पंगे लेना, नोक झोंक वक्त के साथ, ये सब अच्छा लगने लगा था उसे भी। वो गुमगुम कैफियत में खड़ी होती उसकी तरफ से रुख मोड़ गई, क्योंकि उसके पास ज़ारून को करने की कोई बात ना थी। वो खुद डबल माइंडेड हो रही थी। ज़ारून गहरा सांस लेता बिल्कुल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। हुरिया सरता पैर कांपी। उसने आहिस्ता से उसके पेट के गिर्द हाथ बांधकर उसकी पुश्त को अपने साथ लगाया। हुरिया सांस रोके खड़ी थी। अगर ज़ारून का सहारा ना होता तो यकीनन नीचे जा पड़ती। ज़ारून ने झुककर आहिस्ता से अपने होंठ उसकी गर्दन पर जमाए। शर्म से दोहरी होती उसकी बाजुओं का हल्का तोड़ती, लरजती कांपती टांगों से कमरे से बाहर भागी, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि नफरत की दावेदार उसके जज्बात के सामने कमज़ोर पड़ जाती। उसने सीधा इरहा के कमरे में आकर ब्रेक लगाई। इरहा जब वॉशरूम से बाहर निकली तो वो दीवार से टेक लगाए लंबे लंबे सांस लेती, अपना तनफ्फुस बहाल कर रही थी। क्या हुआ लड़की, कोई भूत देख लिया है क्या? यही समझ लो, एक जिन से ही पीछा छुड़ा के भागी हूँ। चेहरे की रंगत बता रही है कि ज़ारून भाई के हत्थे चढ़ी होगी यकीनन। इरहान ने उसे छेड़ा। मैं पूछती हूँ लड़कियों, तुम लोग इतनी नाशुक्री क्यों हो? एक हमारे इतने हैंडसम डैशिंग हीरो टाइप भाई तुम लोगों पे लट्टू हुए हैं, और तुम लोगों ने लिफ्ट ही नहीं करवाती। कभी उष्णा भागी चली आती है, कभी तुम छुपती फिर रही होती हो। हद हो गई है नाशुक्री की भाई। इरहान ने उसे शर्म दिलाई। इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद जब तुम मुराद भाई के हत्थे चढ़ोगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। हुरिया ने आगे से टुकड़ा दिया। इरहा के चेहरे पर एक साया आकर गुजर गया। जाने क्या होने वाला था उसके साथ। अपनी बेवकूफ़ी और खुदसरी में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी थी। वो शख्स जो अपनी चीज़ पर किसी का साया भी बर्दाश्त ना करता था, वो मुझे कैसे कबूल करेगा, जबकि वो सब जानता है। अपनी आंखों से देखा था उसने सब। मेरे बारहा किए जाने वाले इनकार ने भी उस मेरे बारहा किए जाने वाले इनकार भी उसके इल्म में है, और उनके पीछे छुपी वजह भी वो जान चुका है। तुम तो लगता है अभी से उनके ख्यालों में हो तुम तो लगता है अभी से उनके ख्यालों में खो गई हो। गुड़िया ने उसे चुटकी काटी। नहीं, आओ तुम बैठो। वो जल्दी से खुद को संभालती टॉपिक चेंज कर गई।